हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स रेजोनेंस के जयपुर सेंटर में। बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे जेई 2022 के एडवांस पेपर का। बेटा हम एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा पेपर नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें दिया गया है कि हमारे पास दो स्टार्स हैं ए एंड बी, उनकी डेंसिटी है रो ए एंड रो बी, और हमें कहा गया है कि उनकी रेडियस भी क्या है, सेम। लेट से बेटा कि हमारे पास दो स्टार हैं, एक ए एक बी, और इनकी डेंसिटी है रो ए एंड रो बी, और इनकी रेडियस क्या है, सेम। इसकी रेडियस भी आर और इसकी रेडियस भी आर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एंड देयर मासेस आर एम ए एंड एम बी। ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मास है बेटा एम ए एंड इसका मास है एम बी। अब आगे हमें दिया गया बेटा कि एम बी और एम ए के बीच का रिलेशन क्या है। एम बी इज ट्वाइस एज ऑफ एम ए, यानी कि हमें दिया गया है एम बी इज 2 टाइम्स एम ए। अब बेटा एम बी और एम ए को हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे। हम डेंसिटी की फॉर्म में एम बी और एम बी को लिख सकते हैं बहुत आराम से। जैसे कि अगर मुझे एम बी लिखना है तो मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए, और दैट्स, इसके साथ भी क्या करेंगे बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बेटा इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ये चीज़ कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा रो बी इज ट्वाइस ऑफ रो ए। चलिए बेटा ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, शायद आगे काम में आए। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास so that its radius is halved while its spherical shape is retained। ओके, तो कुछ इंट्रैक्शन की वजह से बेटा ए का साइज छोटा हो जाता है, ए की रेडियस आधी हो जाती है। अगर बेटा रेडियस आधी हो गई तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में 1/8 हो गया तो मास भी क्या हो जाएगा बेटा, 1/8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब इसका जो मास होगा पहले के मुकाबले 1/8 टाइम होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। Its density remains rho A. The entire mass lost by the A is deposited as a thick spherical shell on B। ठीक है बेटा, तो B की रेडियस वही की वही रही, V का मास वही का वही रहा MB, लेकिन A का जो मास है वो किसके ऊपर चढ़ गया बेटा, B के ऊपर चढ़ गया एज ए न्यू लेयर। अब नई लेयर की डेंसिटी बेटा वही दी गई है रो A, डेंसिटी बीइंग रो A। तो यहाँ पर बेटा कितना एक्स्ट्रा मास चढ़ा होगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मास एम ए से एम ए बाई 8 हो गया। तो जो नया मास यहाँ पर आएगा बेटा वो कितना होगा, तो टोटल मास था एम ए के पास अभी भी कितना मास बचा है, एम ए बाई 8। तो जो नया मास बी के ऊपर चढ़ा होगा वो होगा बेटा 7 एम ए बाई 8। तो बी के ऊपर टोटल मास कितना हो गया बेटा, एम बी प्लस 7 एम ए बाई 8। एम बी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 2 एम ए, तो प्लस 7 एम ए बाई क्या आ जाएगा बेटा 8। तो टोटल मास हो जाएगा 23 एम ए बाई 8। ये बेटा बी का नया मास आ गया। चलिए अब इन्होंने कहा कि वी ए एंड बी वी इसके वेलोसिटीज हैं ए से और बी से, ठीक, उनका रेशो पूछा जा रहा है। नाइस। अब बेटा इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। अब बेटा ए के लिए हमें मास भी पता है, रेडियस भी पता है, तो ए की इसके वेलोसिटी तुरंत निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी वी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम ए बाय 8 डिवाइडेड बाय आर बाय 2। बेटा इसको सोल्व करोगे, एक 2 से एक 2 कट गया, एक 2 से एक और 2 कट गया, यहाँ पे 2 बचेगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम ए बाय 2r। ये बेटा इसके वेलोसिटी ऑफ ए आ गई। अब हमें निकालना है इसके वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसके वो वेलोसिटी ऑफ बी निकालने के लिए 2g कांस्टेंट है, मास बी का हमें पता है 23 एम ए बाई 8। हमें बी की रेडियस निकालनी होगी और उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा बी की रेडियस निकालते हैं। बी की रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि बी के पास अपना खुद का मास था रेडियस आर तक, उसके बाद उस पर कुछ एक्स्ट्रा मास डिपॉजिट हुआ। वो जो एक्स्ट्रा मास डिपॉजिट हुआ है बेटा उसकी वैल्यू है 7 एम ए बाई 8 और उसकी डेंसिटी है रो ए। तो बेटा इस रिजल्ट का यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके
हम नई रेडियस निकाल लेते हैं बी की कितनी होगी। तो बी की नई रेडियस जो आएगी बेटा मैं लिख लेता हूँ कितनी है आर डैश। और ये पूरे का पूरा मास कहाँ से कहाँ के बीच में डिपॉजिट हुआ है बेटा, आर से लेके आर डैश के बीच में। तो उसमें कितना वॉल्यूम यूज में आ रहा होगा बेटा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू, अगर मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दूं बेटा तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए 7ma/8। ठीक बेटा, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करें, 4/3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 4/3 पाई आर डैश क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, रो ए को भी अंदर ले जाओ बेटा, रो ए इंटू रो ए इज इक्वल्स टू 7/8। एम ए को क्या लिख लो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ए। अब जो जो बेटा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि 4/3 पाई हर जगह पर आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, रो ए रो ए रो ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बेटा आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/8 आर क्यूब प्लस आर क्यूब। इसको सोल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा 15/8 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश क्यूब। अब इसके लिए क्या होगा बेटा आर डैश इज इक्वल्स टू 15⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ये बेटा बी की नई रेडियस आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं एक पार्टिकल को इसकी सरफेस पे रखता हूँ, बी की सरफेस पे रखता हूँ और उसको एस्केप वेलोसिटी देता हूँ, तो ध्यान से सोचना, शायद आपके मन में यह आए कि यहाँ पर दो अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, रो बी अलग से एक डेंसिटी है, रो एक अलग से डेंसिटी है, तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी हमें डिराइव करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि ये वाला फॉर्मूला सरफेस के लिए ही डिफाइंड है, और जब हम सरफेस पे खड़े होते हैं तो पूरे मास को कहाँ पे कंसीडर करते हैं, पॉइंट मास की तरह कंसीडर करते हैं, सेंटर पे। तो क्या यहाँ पर भी मैं इसके पूरे मास को पॉइंट पे रख सकता हूँ, सेंटर पे रख सकता हूँ? तो उसका जवाब है बेटा हाँ, यहाँ पर भी इस बी स्टार के लिए पूरे बी के मास को कहाँ पे रखा जा सकता है, उसके सेंटर पे। अगर मैं पूरे बी के मास को कहाँ पे रख दूँ, सेंटर पे, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर से वही आएगा जो हम पहले से ड्राइव करके बैठे हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बी के लिए डायरेक्ट लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरा मास वैसे भी कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे। चलिए बेटा इसको अप्लाई करते हैं। 2g इसका पूरा मास, बी का पूरा मास बेटा यहाँ पे निकाल लिया था हमने, कितना आया था 23 ma/8, 23 ma/8 डिवाइडेड बाय r। अब r की वैल्यू बेटा r डैश यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा पार्टिकल सरफेस पे कितने डिस्टेंस पे होगा, r डैश दूरी पे, तो उसकी जगह यूज़ कर लेंगे m⁻⁻1/3 डिवाइड बाई 2 इंटू r। बेटा ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो तुम्हारे पास आ जाएगा √23 डिवाइड बाय 15⁻⁻1/3 इंटू r। अब बेटा हमसे पूछा जा रहा है VA एंड VV का रेशो, VB डिवाइडेड बाय VA। बेटा VB की वैल्यू हमने निकाल ली, VA की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। चलिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो VB की वैल्यू है बेटा √23 डिवाइडेड बाय 15⁻⁻1/3। अच्छा यहाँ पे हमने ये 2 मिस कर दिया, इंटू 2r भी कर लो, तो इंटू 2r डिवाइड बाय VA कितना है बेटा √GMA डिवाइड बाय 2r। अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है बेटा उसको कैंसिल आउट कर दो, GMA का कैंसिल आउट हो गया, 2r कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया वो आ गया 23 डिवाइडेड बाय 15⁻⁻1/3। ठीक है, अब बेटा ये वाली वैल्यू हम किसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल, √10n डिवाइडेड बाय 15⁻⁻1/3। अगर बेटा इसको सॉल्व करें, ये कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा n बराबर है 2.3, और यही बेटा इसका क्या है, सही आंसर है। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, n = 2.3। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है बेटा।
अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमने एक वीडियो डाली थी जेईई एडवांस से ठीक 4 दिन पहले कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करके जाने चाहिए। तो बेटा उसके अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था कि मास डिफेक्ट से हर साल एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, तो इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा अगले साल भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जिस पैटर्न में क्वेश्चन चल रहे हैं उस हिसाब से मास डिफेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं। चलिए बेटा मास डिफेक्ट का इस क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया गया है। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटा हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई, उसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन प्लस अल्फा पार्टिकल बिकम्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब इसके अंदर बेटा हमसे पूछा गया है कि इस अल्फा पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम ये मान रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है पहले रेस्ट पर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ हीलियम जुड़ा। अब सबके मासेस दिए गए हैं। नाइट्रोजन का मास दिया गया बेटा 16.006, हाइड्रोजन का मास जो दिया गया हीलियम का मास दिया गया बेटा 4.003, हाइड्रोजन का मास दिया गया बेटा 1.008 और ऑक्सीजन का मास दिया गया बेटा 19.003। अब ये बेटा हमारे जो रिएक्टेंट हैं इनका टोटल मास आ रहा है 20.009 और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल मास आ रहा है बेटा 20.011। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरी इक्वेशन के या पूरे के पूरे सिस्टम का मास थोड़ा सा बढ़ गया। ये मास कैसे बढ़ गया बेटा? तो हमें पता है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से जो मास है वो किसकी फॉर्म में आता है, एनर्जी की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई होगी बेटा? तो अल्फा पार्टिकल के पास स्टार्टिंग में क्या रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी ही किस में बदली होगी बेटा? इस टाइप की मास की एनर्जी में बदली होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा मास में कितने का चेंज आया। तो मास जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू है 20.011 माइनस 20.009, ये आ जाएगा बेटा 0.002 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें दिया गया बेटा कि एक एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी कितनी है, 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बेटा कि 0.002 एटॉमिक यूनिट की एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी 0.002 इंटू 930। अब ये बेटा 930 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम की एनर्जी इतने से बढ़ गई। ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर मान लो एक नाइट्रोजन का एटम है, एक अल्फा पार्टिकल दूर से आते हुए इसको टकरा जाता है। अब बेटा यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, ध्यान से देखना। मान लो ये अल्फा पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से आ रहा है, या इसका टोटल मोमेंटम क्या है, p। जब ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा तो बाद में जो रिएक्टेंट बनेंगे जैसे कि H एंड O, उनके पास भी मोमेंटम क्या रहना चाहिए बेटा, p। अगर बाद वाले सिस्टम के पास भी कुछ मोमेंटम रह जाता है, यानी कि बाद वाला जो सिस्टम बना है उसके अंदर मास वाली एनर्जी के अलावा कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कि स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल के पास दिस प्लस कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी रहनी चाहिए, ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी बाद में किस में बदल सके, काइनेटिक एनर्जी में बदल सके, ताकि हम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सके। ध्यान से सुनना बेटा फिर से। अल्फा पार्टिकल भागता हुआ आया, नाइट्रोजन के साथ टकराया, नाइट्रोजन उसके साथ मिक्स होकर नए प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन जो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे वो मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण रेस्ट पर नहीं बनेंगे। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। उसकी वजह से बेटा पूरी अल्फा पार्टिकल के एनर्जी के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो किस में जाएगा, मास में, दूसरा हिस्सा किस में जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन इसको सिंपल तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। अब बेटा इसको समझो, अगर मैं हीलियम पार्टिकल को उठाऊं या अल्फा पार्टिकल को उठाऊं तो उसका मास होता है लगभग 4, और अगर मैं नाइट्रोजन को उठाऊं बेटा तो उसका मास हमें दिया गया है 16। तो मैं मान लेता हूं इसका मास है 4m और इसका मास है 16m। अब मान लो 4m मास का एक ऑब्जेक्ट आके टकराता है किसके साथ, 16m के मास के ऑब्जेक्ट के साथ,
तो बाद में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे उसके बारे में ध्यान से सोचना बेटा। यहाँ पर कोलिजन दो तरीके के हो सकते हैं, इलास्टिक या इन इलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ बेटा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी बाद में भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो उस केस में क्या होगा बेटा, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो कोई एनर्जी मास के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो मास भी इंक्रीज नहीं करेगा। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी थी उसका एक पोर्शन लॉस में जाए, वो लॉस वाला पोर्शन ही किस में बदल जाए बेटा, मास के अंदर बदल जाए। ठीक, अब इलास्टिक कोलिजन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा कोलिजन हो रहा होगा, इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी सोचो बेटा, अगर हम ये चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम से कम हो तो हमारा लॉस जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि कम से कम काइनेटिक एनर्जी में भी हमारा काम हो जाए। अब लॉस मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। यानी कि बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कोलिजन कैसा होगा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होगा, जिस केस में फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास कितना मास आ जाएगा, 20 m का। ध्यान से सुनते हैं ना बेटा, ये 20 m का मास ही बाद में किस में बदल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। फिलहाल हम ये वाला कोलिजन लेके चल रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसके अंदर बेटा जो एनर्जी का लॉस होता है वही लॉस किस में बदलेगा, मास डिफेक्ट के अंदर बदलेगा, मास के चेंज के अंदर बदलेगा। अब यहाँ पे निकालते हैं कितना लॉस होगा। मान लो बेटा पहले इसके पास वेलोसिटी क्या है, v, तो फाइनली सिस्टम के पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। तो पहले सिस्टम के पास मोमेंटम है 4 mv, फाइनली मास कितना हो गया 20 m, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, v/5। ओके, अब एनर्जी का लॉस कितना हुआ बेटा, तो डेल्टा के ई एनर्जी का लॉस हुआ, स्टार्टिंग में एनर्जी थी हाफ 4 mv², फाइनल एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ 20 mv²/25। और ये एनर्जी का लॉस ही किस में बदल गया होगा बेटा, हमारे मास डिफेक्ट के अंदर। हमारी मास डिफेक्ट की एनर्जी क्या आई थी, 1.86। अब बेटा इसको सोल्व कर लो, किसी तरीके से सोल्व हो रहा है। अच्छा, ये स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछी है, इसको k लिख लेते हैं। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे एक 5 से एक 5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो हाफ 4 mv², ये फिर से k बन जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.86। ये क्या हो जाएगा बेटा 4k/5 इक्वल टू 1.86। तो तुम्हारे पास k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा बेटा 1.86 × 5 / 4। इसके बाद बेटा जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू होगी 2.325 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 2.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और यही हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। ध्यान से देखना बेटा, हमें बहुत सारे कैपेसिटर दिए गए हैं, हमसे बस ये पूछा जा रहा है C3 में कितना चार्ज आएगा। अगर बेटा मैं नीचे वाली सरफेस पे पोटेंशियल 0 मान लूँ, नीचे वाली इस वायर में पोटेंशियल 0 मान लूँ, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा 0, तो यहाँ पे कितना होगा 2, तो यहाँ पर C3 के अक्रॉस भी कितना होगा 2। अगर मैं C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ, डेल्टा V देखूँ, वो कितना आ गया बेटा 2 वोल्ट, और चार्ज की इक्वेशन होती है बेटा C × V। तो यहाँ पे C कितना बेटा, C3 का कैपेसिटेंस दिया गया है 4 माइक्रोफेरेड, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 2, तो नेट चार्ज कितना आएगा 8 माइक्रो कूलम्स। तो बेटा यहाँ पे हमें कितना फिल करना है 8। चलिए बेटा नेक्स्ट का क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप चाहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से 5-10 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से, साफ सुथरे तरीके से 2 मिनट के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। हमें एक 2 सेंटीमीटर लंबी रोड दी गई है, जिसको कि मेन एक्सिस से 120 डिग्री के एंगल पर बना के रखा गया। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो इमेज होगी उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा। अब यहाँ पर बेटा अगर आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन करके tan थीटा वगैरह सब कुछ निकाल के, ज़्यादातर टीचर किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, इस पॉइंट की इमेज निकाल ली यहाँ पर, इस पॉइंट की इमेज निकाल ली कहीं यहाँ पर,
और फिर उसके लिए यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का यूज़ करके tan थीटा का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसका सिंपल तरीका देखो बेटा, सबसे पहले देखो कि तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस वाले को ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूँ मैं बेटा, ओ को, वो 40/3 पे रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी बेटा उसको आप जल्दी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, v = uf डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। तो बेटा यहाँ पे u की वैल्यू क्या है 40/3 माइनस में, इंटू f की वैल्यू क्या है बेटा, तो हमें फोकल लेंथ दी गई है इस लेंस की 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा -40/3 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40/3 10/3, 10 से 10 कट गया बेटा, 3 से 3 कट गया, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपकी फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है बेटा 40 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पर आप इसके लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो, यानी कि m कैलकुलेट कर लो। तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा v डिवाइडेड बाई u, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई बेटा 3 मैग्नीट्यूड वाइज, -3 एक्चुअल वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे देखना बेटा मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। पूरी रोड उठाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, रोड का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेता हूँ dx लेंथ का। अब यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये रोड थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ बढ़ेगी तो इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ जाएगी, तो ये इस पॉइंट की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी बेटा कुछ dy, और उस dy की वैल्यू होगी बेटा, मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करूँ, tan थीटा का यूज़ करूँ, तो वो आ जाएगी 30√3 dx। यानी कि मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया जिसकी लेंथ तो कितनी है dx और उसकी हाइट कितनी है √3 dx। अब आगे देखना बेटा, अब यहां पर इमेज में भी पूरी इमेज सोचने की जरूरत नहीं है, इमेज के छोटे से हिस्से को देखो। जो यहां पर इमेज की हाइट बन रही होगी वो तो m टाइम्स बन रही होगी। जो यहां पर इमेज की हाइट आएगी बेटा वो तो आएगी √3 dx इंटू m, और जो यहां पर इमेज की विड्थ आएगी वो आएगी m² dx। ये चीज याद करो बेटा, आपको बताया गया होगा कि लेटरल मैग्निफिकेशन जो होता है, यानी कि अगर आप उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही एक ऑब्जेक्ट, छोटे से ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो उसका मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स होता है बेटा m² टाइम्स। ठीक है, तो मैंने यहां पर लेंथ कितनी मानी है बेटा dx की, तो मेरे पास जो इमेज की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी m² dx। तो इसका मतलब क्या है, m² की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9 dx, तो ये वाली लेंथ आ गई, और साथ ही साथ y डायरेक्शन में बेटा कितनी आ गई 3√3 dx, यानी कि मेरी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। अब बेटा बस मुझे ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा = परपेंडिकुलर 3√3 dx बाय बेस 9 dx। ये कट गया बेटा, तुम्हारे पास कितना आ गया 1/√3, तो तुम्हारे पास थीटा कितना आ गया बेटा 30 डिग्री, जिसको पाई की टर्म में लिखा जा सकता है π/6, यानी कि बेटा हमारे पास जो n की वैल्यू आई कितनी आ गई 6। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दिया गया है एट t = 0 ए डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये कोई एक डिस्क है बेटा जिसकी रेडियस क्या है 1 मीटर। starts to roll without slipping on the horizontal plane with an angular acceleration of अल्फा दिया गया है बेटा, इसका कितना आएगा, अल्फा आएगा 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा दिया गया है बेटा, तो हम इसका एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन इसका लीनियर एक्सेलेरेशन आएगा अल्फा आर, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं बेटा। ए स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t = 0। तो यहां पर बेटा एक छोटा सा स्टोन डिस्क के साथ चिपक गया है। लेटर एट टाइम t = √π सेकेंड, द स्टोन डिटैचेज इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज 1/2 x प्लस x/10। द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो बेटा, इसको क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दिया गया है कि ये डिस्क के साथ एक स्टोन चिपका हुआ है। यहाँ पर ये डिस्क घूम के आगे की तरफ जा रही है। कुछ टाइम के बाद ये स्टोन यहाँ पर जब कहीं पे होगा तो इस डिस्क से छूट जाता है।
और वो टेंजेंशियली उड़ता हुआ कुछ इस तरह से के प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। तुमसे पूछा जा रहा है कि स्टोन की मैक्सिमम हाइट क्या हो। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो हमें प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, और प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब बेटा हमें g पता है, 2 पता है, लेकिन u निकालना होगा और ये वाला एंगल निकालना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है। ये निकालते ही हमारा क्वेश्चन क्या है, सोल्व हो जाएगा। यानी कि बेटा मुझे इस पार्टिकल के लिए t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड पे वेलोसिटी और एंगल निकालना है, बस इतना से करना है। अब वो वेलोसिटी और एंगल कैसे निकाले बेटा, तो उसके लिए हमें जितना भी डाटा दिया गया है हम उसका यूज़ कर लेंगे और उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये हमने बना ली डिस्क, इसके अंदर एक्सेलरेशन है बेटा 2/3 और एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा कितना 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर एक पार्टिकल नीचे ज़मीन के साथ चिपका हुआ है। अब हम देखते हैं बेटा कि इस डिस्क का अंडर रूट पाई सेकेंड के अंदर रोटेशन कितना हो जाता है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ओमेगा तो क्या है 0 प्लस हाफ, अल्फा कितना है 2/3, टाइम कितना है अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पाई/3 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब बेटा हमारी डिस्क कितने से रोटेट कर चुकी होगी 60 डिग्री से, यानी कि ये पार्टिकल भी कितने से रोटेट कर चुका होगा बेटा 60 डिग्री से, यानी कि वो वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर आ चुका होगा 60 डिग्री पे। अब इस इंस्टेंट पर ये पार्टिकल के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, ऑब्वियसली रोटेशनल वेलोसिटी होगी। तो इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल तो है बेटा 0, अल्फा कितना है 2/3 और टाइम कितना है अंडर रूट पाई। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा 2/3 अंडर रूट पाई मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई बेटा पार्टिकल की। ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। पार्टिकल का बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकाल लेते हैं। अब पार्टिकल इसी वेलोसिटी के साथ फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ये एंगल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। ये 60 डिग्री, तो अगर मैं देखूं तो ये 30 डिग्री, ये 60, ये 90, तो ये 30, ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। यानी कि पार्टिकल फ्लाई ऑफ हुआ है 2/3 अंडर रूट पाई मीटर पर सेकंड से कितने एंगल पर 60 डिग्री के एंगल पर। चलिए बेटा इसकी हाइट निकालते हैं। तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यूज पुट कर दो बेटा। यू स्क्वायर इसका स्क्वायर 4/9 इंटू पाई, साइन थीटा साइन 60 वो कितना होता है बेटा √3/2, तो वो आ जाएगा 3/4 इंटू 1/g यानी कि 1/20। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा। तो हमारे पास आ गया पाई/60 मीटर्स। ओके, अब ये वाली हाइट आई है बेटा इस पॉइंट से जहां से वो उड़ना शुरू करता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है मैक्सिमम हाइट क्या होगी 1/2 प्लस x/10। यहां पर ये 1/2 क्या है, तो ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो पॉइंट जब उड़ना शुरू करता है तो ऑलरेडी वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर होगा। कितनी हाइट पर होगा वो निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे रेडियस कितनी दी गई है 1 मीटर। अगर मैं देखूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 1 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 1/2। तो बची हुई हाइट भी कितनी होगी बेटा 1/2 मीटर। यानी कि पार्टिकल ऑलरेडी ½ मीटर ऊपर था ग्राउंड से और वहां से और कितना ऊपर जाता है पाई/60। यानी कि टोटल हाइट कितनी आ जाती है बेटा 1/2 प्लस पाई/60। इसको किसके इक्वल कर दे बेटा, इसको इक्वल कर देते हैं 1/2 प्लस x/10 के। यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा पाई/6। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.52 मीटर्स। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या है 0.52 मीटर्स। चलिए बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बेटा रोलिंग से, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा इसको सोल्व करना सीखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे।
हमें दिया गया है एक सॉलिड स्फीयर, मास दिया गया है 1 kg, रेडियस दी गई है 1 मीटर और एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर विदाउट स्लिपिंग यानी कि प्योर रोलिंग से नीचे की तरफ गिर रहा है। थीटा की वैल्यू दी गई है बेटा 30 डिग्री। दो फोर्सेस लग रही हैं 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। कितने डिस्टेंस पे लग रही है बेटा? 0.5 मीटर पे, 0.5 एंड 0.5 यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 1 मीटर। अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही हो किसी बॉडी पे तो उनकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको बोला जाता है बेटा कपल। उस कपल की वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है बेटा? 1 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है? 1। तो हमारे पास जो कपल प्रोड्यूस हुआ वो भी कितना आ गया? 1 न्यूटन मीटर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर मैं देखूं बेटा सेंटर के अबाउट, तो ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं स्फीयर को? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा हम दिखाते हैं किससे? डॉट से। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज। डाउन द प्लेन स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या होगा? अब अगर इसको आप चाहो तो आप फ्रिक्शन वगैरह लगाकर सोल्व कर सकते हो। आप ये मान सकते हो कि सेंटर के अबाउट ये कपल आ रहा है, एमजी वगैरह आ रही है, फ्रिक्शन वगैरह आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बहुत स्मार्ट तरीके से क्या करो, जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट बैठ रहा है उसी पॉइंट के अबाउट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अब बेटा जब इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो मैं कह सकता हूं ये है हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके अबाउट बेटा जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। जो mg cos थीटा लग रहा होगा उसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? 0। हमारे पास टॉर्क किस किस का आएगा? एक तो mg sin थीटा का और इस कपल फोर्स का। तो बेटा mg sin थीटा का टॉर्क देखो कैसे आएगा? इस पॉइंट के अबाउट mg sin थीटा इस स्फीयर को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इसका टॉर्क कैसा आएगा? क्रॉस से, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये किससे दिखा रहे हैं हम? क्रॉस से। चलिए बेटा mg का टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क ड्यू टू mg। तो mg sin थीटा की वजह से टॉर्क आएगा, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, sin थीटा sin 30 की वैल्यू क्या आएगी? हाफ। तो कितना आ गया बेटा? 5 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेट टॉर्क बेटा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 - 1। वो किसके बराबर होगा? इस पॉइंट के अबाउट i। बेटा इस पॉइंट के अबाउट i कैसे लिखें? सेंटर के अबाउट कितना होता है? किसी भी स्फीयर का सेंटर के अबाउट i होता है 2/5 mr² प्लस mr² एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इनटू क्या कर देंगे बेटा? अल्फा। टाउ इज इक्वल्स टू i अल्फा। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो बेटा। तो यहाँ पे m भी 1 है, r भी 1 है, ठीक है, सब कुछ हट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास अल्फा आ गया बेटा किसके अबाउट? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यहाँ पर। अब इसके अबाउट अगर मैं a निकालना चाहता हूँ तो a की वैल्यू क्या होती है बेटा? a की वैल्यू होती है अल्फा r। तो हमारे पास अल्फा कितना आया है? 20/7 इंटू r करेंगे 1, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2.857। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 2.86। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, और ये सर्किट खुद उसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। बेटा जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस है 0.1, जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 10⁻³ और जो एरिया है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा कोई बैटरी नहीं, अगर कोई बैटरी नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये सर्किट बेकार रहेगा। लेकिन बैटरी को क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास कर रहा है। अब वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेटा फ्लक्स कितना आएगा? तो फ्लक्स आएगा B × A। B की वैल्यू कितनी है बेटा? B0 + βT इंटू एरिया कितना है? 1। तो ये आ जाएगा बेटा V0 + βT। अब बेटा हमारे पास जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जब किसी कॉइल में से, किसी लूप में से फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है तो फैराडे लॉ के हिसाब से उसके अंदर एक EMF जनरेट होगी जिसकी वैल्यू होगी -dφ/dt। तो बेटा फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है? B0 तो कांस्टेंट है, t के साथ डिफरेंशिएशन किया तो फाइनली बचेगा क्या? -β। तो बेटा जो EMF का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा? 0.04 वोल्ट। यानी कि इतने वोल्ट का यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक बैटरी लगी होगी।
कितने की, 0.04 वोल्ट की। अब बेटा ये हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ मैक्सिमम करंट क्या आएगा। अब मैक्सिमम करंट लगाने के लिए बेटा हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ LI स्क्वायर। अब बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि इस सर्किट के अंदर कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा बेटा, एनर्जी लॉस नहीं होगा तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि एक इंस्टेंट पर जो पूरी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी वो पूरी एनर्जी बाद में किसके अंदर स्टोर हो जाएगी बेटा, इंडक्टर के अंदर। चलिए बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ C 10⁻³ V 0.04 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ 0.1 इंटू आई का स्क्वायर। अब बेटा ये आई की वैल्यू हमें निकालनी है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ एक डेसिमल पॉइंट से एक डेसिमल पॉइंट हटा दिया। अब बेटा क्या करो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 इंटू 0.04 दैट इज इक्वल्स टू 0.004 एम्पियर विच इज 4 मिली एम्पियर। तो बेटा जो मैक्सिमम करंट पॉसिबल है इस सर्किट में वो कितना है, 4 मिली एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें कहा गया है इसके अंदर बेटा हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो किया गया कुछ v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर। ये पार्टिकल ग्राउंड के ऊपर, नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर d डिस्टेंस दूर जाके गिरता है, यानी कि इसकी रेंज कितनी आती है, d। अब क्या किया गया, एक नए प्लैनेट में चले गए जहां पर कि आधे रास्ते के बाद जो g की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है और वो हो जाती है बेटा g डैश कितनी, g डिवाइडेड बाय 0.81। अब तुमसे पूछा जा रहा है बताओ बेटा इसकी नई रेंज क्या आएगी। अब कैसे निकालें, ध्यान से देखो बेटा, पहले आधे मोशन के लिए तो g की वैल्यू वही रही, तो यानी कि पहले आधे मोशन के लिए रेंज तो वही की वही आएगी जो पहले आ रही थी, कितनी बेटा, d/2। तो चेंज कहाँ पे हुआ है, बचे हुए हाफ मोशन में। अब उसके लिए हम बेटा डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर बाद में क्या होगा। ध्यान से देखना बेटा, जब ये पार्टिकल बेटा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी v cos थीटा, ठीक है। अब ये v cos थीटा से पार्टिकल क्या बेटा नीचे आके गिरेगा और इस दौरान जो g की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, g डिवाइडेड बाय 0.81। ये बेटा इसको मैं मान सकता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको कि h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है या थ्रो किया जा रहा है। ये h हाइट किसके बराबर होगी बेटा, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट होती है बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर u की v कर देंगे, बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई। अब बेटा हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मानकर सोल्व कर लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हमने एक पार्टिकल को h हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है, v cos थीटा। पार्टिकल यहाँ से ऐसे आगे गिरता है, इसकी रेंज जो आती है बेटा उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इज इक्वल्स टू v√2h/g। अब यहाँ पर बेटा v की वैल्यू क्या है, वो है v cos थीटा। h की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और यहाँ पर ये जो g दिया गया है बेटा वो g की वैल्यू होगी g डैश, और g डैश की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, g डिवाइडेड बाय 0.81। अब बेटा इसको सोल्व कर लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा v cos थीटा, 2 से 2 कट गया, v साइन थीटा 0.81 का बेटा अंडर रूट होगा 0.9 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, g स्क्वायर। g स्क्वायर में से भी एक g बाहर आ जाएगा बेटा, तो तुम्हारे पास डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, g। इसमें बेटा क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, 2 cos थीटा साइन थीटा दैट विल बी v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g इंटू 0.9। इसको अगर मैं बेटा ध्यान से देखूं तो ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है, हमारी पुरानी रेंज यानी कि d, और ये बन जाएगा बेटा d इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा जो नेट रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी d/2 प्लस d.9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.9 d/2
दैट इज 0.95D। तो बेटा जो नई रेंज आई वो आई 0.95D, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.95।